अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का सेकंड एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में काफी सारे नए कैरेक्टर को दिखाया गया है और एक की आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे हिंट्स भी दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपने इस एपिसोड में मिस कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है न्यूड सीन से, जहाँ सर अर्लिन ऑफ पेंट्री या कह लो सर एरलॉन्ग ऑफ पेंट्री को दिखाया जाता है। अब देखो, मैं यहाँ नोटिस नहीं करना चाहता था पर क्या ही बोले, और एपिसोड का डायरेक्टर भी यही चाहता था अर्लिन का सामान काफी ज्यादा बड़ा हो। अब यह चीज स्क्रीन पर जितनी ऑब्जर्व लगती है उतनी ही सिंबॉलिक भी है। वो बातें जो उसने डंक को बताई और कैसे डंक सबको वही किस्से सुनाता है। एपिसोड में आगे चलकर डंक और बेलर टारगेरियन भी इसी बात पर आर्ग्यू करते हैं, जहां उनको मिथ्स की तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई फैंटेसी हो, लेकिन आखिर में नाइट्स इंसान ही होते हैं जो इंसानों वाली चीजें करते हैं। अगली डिटेल्स इस पूरे एपिसोड की थीम को समराइज करती है। अर्लिन ऑफ पेंट्री के हाथ में बड़ा सा स्कार होता है और यही स्कार की वजह से अर्लिन की डेथ हो जाती है। और यह सब किसके लिए? उन लॉर्ड्स के लिए जिनको सर अर्लिन याद भी नहीं है। इस एपिसोड में डंक ही यही पूरी कहानी बता रहा होता है अलग अलग लॉर्ड्स को। इस यूनिवर्स में लोग लॉर्ड्स की परवाह करते हैं, किंग्स की परवाह करते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद यह सब फेमस लॉर्ड्स और किंग किसी को याद तक नहीं रखते और इसी चीज को डंक चेंज करना चाहता है। जब वो एपिसोड के एंड में कहता है वो सभी देखेंगे, तो डंक अपने लास्ट कुछ दिन याद कर रहा होता है सर अर्लिन के साथ, और तब उस मेमोरी में अर्लिन एक सॉन्ग गा रहा होता है जिससे पता चलता है कि वो एसवार्ड ही चाह रहा था थोड़ी मस्ती करने के लिए। यह मोमेंट एग्जैक्टली बुक से लिया गया है। उसके बाद फ्लैशबैक शिफ्ट होता है। डंक और अर्लिन बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, दोनों हार्ट साल्ट बीफ खा रहे होते हैं, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है। और एपिसोड के एंड में भी डंक यही खा रहा होता है और यहाँ यह दिखाता है कि अर्लिन की लाइफ आसान नहीं थी। उसके पास घर बार नहीं था, कुछ नहीं था और लॉर्ड्स के लिए काम भी करता था, एंड दिस इज हाउ ही डिड। अब आगे तो जब यह फ्लैशबैक चल रहा होता है तब डंक कई सारे हाउसेस के पास जाता है कि कोई तो उसे स्पॉन्सर करेगा, जिसमें हाउस फ्लोरेंट होता है जो कि हाउस टैरल के बैनर मैन वो हाउस टैरल के लॉर्ड से रिक्वेस्ट भी करता है और हाउस हैफोर्ड के पास भी जाता है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि हाउस हैफोर्ड के जो लॉर्ड थे वही हैंड ऑफ द किंग थे, यानी कि किंग डेरॉन टू के, और इनके साथ अर्लिन ने लड़ाई भी लड़ी थी, ब्लैक फायर रेबेलियंस, जिसमें अर्लिन का नेफ्यू रॉजर पेंट्री मारा गया था। लेकिन इसके बावजूद किसी को याद नहीं, क्योंकि एक वॉर में लॉर्ड्स को सर्व करने वाले हजारों नाइट्स होते हैं और हजारों मारे जाते हैं। और अर्लिन की सच्चाई यही है कि वो फेमस नाइट्स नहीं था, और वेस्टरोस में अगर तुम फेमस नहीं हो तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते। और फिर एक लाइन बोलता है जो डंक को सबसे ज्यादा हर्ट करती है। वो कहता है अगर कोई तुम्हें याद नहीं करता तो तुम सक्सेसफुल नहीं थे। अब आगे क्योंकि बात हाउस फ्लोरेंट की हो चुकी है तो एक छोटा सा ईस्टर एग भी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में स्टैनिस बराथियन की वाइफ सैलिस फ्लोरेंट इसी हाउस की वंशज थी। तो यह फर्स्ट टाइम है जब टारगेरियंस को दिखाया गया इस शो में। वो अपने बैनर्स लेकर एंट्री ले रहे होते हैं, तभी एक के फेस पर फोकस किया जाता है जो थोड़ा डर जाता है। और जब डंक मेंशन करता है कि क्या पता हाउस टारगेरियन उसे सर्विस में ले लें, तो नाम लेते ही एक का रिएक्शन अजीब सा हो जाता है, जहाँ ऐसा लगता है कि वो कुछ तो जानता है टारगेरियंस के बारे में, शायद इसीलिए ऐसा दिखाया जा रहा है। अब 3 टारगेरियन प्रिंस इंट्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 प्रिंस बेलर ब्लैक स्पीयर, जहाँ बेलर के बाल डार्क है, सिल्वर नहीं, क्योंकि टारगेरियन सिल्वर हेयर्ड होते हैं, लेकिन बेलर के बाल डार्क है क्योंकि उसकी माँ मार्टेल परिवार से थी। डॉर्निस ब्लड, लेकिन उसमें कोई एरोगेंट नहीं है, वो रूम में सबसे पावरफुल आदमी है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्रिंस मेकार से। मेकार बड़ा ही टेंस आदमी है क्योंकि वो फोर्थ सन है, वो हमेशा साइडों में रहा। वैसे मेकार के जो बाल है वो सिल्वर है। और फिर आता है प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम। एरियन मुझे सबसे अलग लगा, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग है, जहाँ वो डंक को स्टेबल बॉय समझता है और कमांड करता है अपने हॉर्स को हैंडल करने के लिए। डंक जो कि 7 फुट टॉल है और वो आर्मर के अंदर है, पर एरियन उसे सर्वेंट समझता है। डंक को होप मिलती है जब वह सर डोनाल्ड ऑफ डस्किन से मिलता है। डोनाल्ड किंग्स गार्ड है, व्हाइट क्लॉक है उसका, वेस्ट में यह हाईएस्ट ऑनर है एक नाइट के लिए। और डोनाल्ड डक को बोलता है आई एम कैब्रर सन। डंक सोचता है जब एक कैब्रर का बेटा किंग्स गार्ड बन सकता है तो डंक जैसा एक ऑर्फन कुछ भी कर सकता है, जहाँ एक उसे उसकी रियलिटी बताता है। डोनाल्ड का फादर कैब्रर जरूर था, लेकिन वेस्ट रोज में जितनी भी कैब्रर फ्लैट है उसमें शादी उसी की थी, और वेस्ट में सेल्फ मेड मैन एक मिथ है, लेकिन रियलिटी यह है कि वो रिच ही था। उसके पास में रिसोर्सेज थे, ट्रेनिंग थे, कनेक्शन थे। आगे हम लॉर्ड एसवर्ड की बेटी ग्वेन से मिलते हैं। अब यहाँ एक डिफरेंस है बुक से। बुक में इसका कोई नाम ही नहीं है, लेकिन यहाँ उसे ग्वेन नाम दिया गया है। और यह जो टूर्नामेंट हो रहा है उसी के 13 नेम डे पर किया जा रहा है, जहाँ मेकार टारगेरियन का बेटा मिसिंग है। अब यहाँ कौन सी बेटे की बात चल रही है, क्योंकि उसके 4 बेटे हैं, उसमें से डेरिन और एगन तो मिसिंग है, और फोर्थ सन जिसको मेंशन नहीं किया गया वो एमन टारगेरियन है। जी हाँ, मिस्टर एमन, जिनको हमने गेम ऑफ थ्रोन में देखा था, उन्होंने नाइट वॉच को भी ज्वाइन किया था। अब आगे डंक बेलर को बता रहा होता है कि एक टूर्नी में सर अर्लिन और बेलर का मैच हुआ था, जिसमें बेलर के 4 भाले टूट गए थे। उसके बाद वो अर्लिन को अनहॉर्स कर पाया था, लेकिन
डंक कहता है 4 नहीं 7, लेकिन अर्ले ने जब यह बात डंक को बताई तब उसने 4 को 7 कह दिया, खुद को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के लिए। यह प्रूव करता है कि बेलर को एक्चुअली में सब कुछ याद है। वो एक रैंडम हैज नाइट की परफॉर्मेंस याद रखता है डिटेल में। एज बेलर डंक को टूर्नी में एंट्री अलाउ करता है, पर उसकी एक कंडीशन है, डंक सर अर्लेन का सिजल यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव नहीं है। उसे अपना सिजल चूज करना होगा क्योंकि अब डंक को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी होगी। वो अर्लेन के शैडो में नहीं रह सकता, उसे खुद का कुछ बनाना होगा। इसके बाद डंक फिर से पपेट शो में जाता है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जहाँ वो डेंसिल से मिलता है और डेंसिल भी डंक की तरह थोड़ी ज्यादा लंबी है और डंक उसको पैसे देता है, जहाँ डंक उसे अपने शील्ड पेंट करने के लिए बोलता है। और यहाँ होता है एक कोलैबोरेटिव क्रिएशन। सबसे पहले द एल ट्री एड चूज करता है। वो ट्री रिप्रेजेंट करता है जिसके नीचे डंक और अर्लेन कैंप करते हैं। यह स्ट्रेंथ का सिंबल है। नंबर 2 द शूटिंग स्टार। यह डंक सजेस्ट करता है। एपिसोड 1 में एक फॉलिंग स्टार देखा था इन दोनों ने, तो यह एक को डंक की लेजेंड में ट्राई कर देता है। एक सिर्फ अब एक स्क्वायर नहीं है, वो डंक की आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। और तीसरी चीज होती है द सनसेट फील्ड। यह भी डंक ही चूज करता है और डंक एक्चुअली बुक्स में इस समय पर काफी छोटा था और यहाँ उसकी एज थोड़ी ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी बुक्स की तरह और मेरी तरह वो हमेशा से सिंगल ही है। तो डंक को आर्मर चाहिए जो उसकी साइज का हो और इस काम के लिए वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, लेकिन आर्मर बड़ा ही एक्सपेंसिव है, डंक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो स्वीट फूड को बेच देता है, एक घोड़ा जो आइलैंड से इनहेरिट में मिला था। डंक घोड़े से विदाई लेता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि जीत के बाद वापस ले आएगा उसे। और इसके बाद टूर्नी स्टार्ट हो जाता है। सारे नाइट्स और लॉर्ड्स यहाँ रेडी होते हैं। मैं एक एक करके आपको सबके नाम बताता हूँ। यह है लॉर्ड मेडगर टैली, रॉब स्टार्क के माँ कैटलिन टैली, इन्हीं के वंशज है। मेडगर यहाँ एक फिश का हेड खाकर उसे ऑडियंस में फेंक देता है और देखा जाए तो हाउस टैली के सीजल में एक फिश ही होती है। यहाँ पर डेमन लैनिस्टर भी मौजूद है। हाँ वही डेमन जिसकी बात थोड़ी देर पहले डंक कर रहा था। यहाँ ल्यूनन बराथियन भी है, लियो लॉन्ग टायरल भी है और यहाँ पर वेला टारगेरियन भी है जो कि प्रिंस बेलर का बेटा है। और हाँ इसके बाल भी डार्क है। जहाँ एक के लिए यह बहुत थ्रिलिंग है, डंक के लिए यह पैनिक अटैक था। आगे एक यहाँ पर स्वॉर्ड चला के प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि वो किसी से फाइट कर रहा है। जहाँ डंक और एक कैंप फायर के पास बैठे होते हैं। डंक कन्फेस करता है मे बी अर्लिन ग्रेट नाइट नहीं था, पर डंक डिसाइड करता है कि वह अर्लिन की लाइफ को आगे बढ़ाएगा और वो सभी लॉर्ड्स को दिखाएगा कि कैसे अर्लिन ने उसको जो ट्रेनिंग मिली है वो कितनी ज्यादा वर्थ इट है। तो यही था आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में। अगर आपके पास में कोई ऐसी डिटेल है जो मैंने नहीं बताई या कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।